वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एनएस डिजिटल गुरु चैनल। आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे आपके चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बीएड थर्ड सेमेस्टर का यूनिट 4 है, प्रोसेस ऑफ सोशल चेंजेस इन इंडिया। ठीक है, देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है, संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं? संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं, आंसर में देखते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा का जन्म भारतीय समाजशास्त्री के द्वारा दक्षिण के समुदाय के अध्ययन के दौरान हुआ था। ठीक है, चूँकि अपने पारंपरिक अध्ययनों में श्रीनिवास ने यह पाया कि दक्षिण भारत में लोग ब्राह्मणों के संस्कारों, आदतों, रीति रिवाजों को स्वीकार करते हैं। ठीक है, अतः उन्होंने इस प्रक्रिया को ब्राह्मणीकरण की संज्ञा दी। ठीक है, ब्राह्मणीकरण शब्द और उनकी अवधारणा की आलोचना भी हुई। विशेष रूप से पीकॉक एवं मिल्टन सिंगार ने यह शब्द ने स्पष्ट किया कि यह कदापि आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक जाति केवल ब्राह्मणों के ही रीति रिवाजों या व्यवहारों को अपनाए या उसको सरल करे। ठीक है, सरल करे मतलब या उस पर अमल करे। ठीक है, अतः बाद में श्रीनिवासन ने स्वयं अपनी पुस्तक आधुनिक भारत में जातिवाद एवं अन्य निबंध में ब्राह्मणीकरण के स्थान पर संस्कृतिकरण छंद का उपयोग करके यह मत प्रस्तुत किया कि एक तथा कथित निम्न जाति मद्यपान एवं मांस का सेवन बंद करके शाकाहारी बन सकती है। ठीक है, धीरे धीरे यह जाति अपने कर्मकांडों का परिवर्तन कर अधिक सुसंस्कृत होने का परिचय देकर जाति व्यवस्था में ऊपर बढ़ जाती है। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का प्रमुख आधार जातिगत उच्च संबंधी मूल्य है। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या है, संस्कृतिकरण को प्रोत्साहन देने वाले कारकों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब ये संस्कृतिकरण को जो लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं उस कारकों को हम लोग देखते हैं क्या है। प्रौद्योगिकीकरण, नगरीयकरण, व्यावसायिक गतिशीलता, विकसित संचार व्यवस्था, साक्षरता का विकास एवं प्रसार। ठीक है, पश्चिमी प्रौद्योगिकी, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक सामाजिक आंदोलन, सामाजिक अधिनियम, धन का महत्ववादी संस्कृतिकरण की सहायक परिस्थितियां रही हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त श्रीनिवास ने एक विशिष्ट कारक का उल्लेख किया जिसके निम्न जातियों में संस्कृतिकरण फैलने से बड़ी सहायता की है। ठीक है, यह कारक है कर्मकांड, रिचुअल। ठीक है, क्रियाओं से मंत्रोच्चारण की पृथकता, जिसके कारण ब्राह्मणों के संस्कार सभी हिंदू जातियों एवं थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, अस्पृश्यों से भी प्रबल हो गए। ठीक है, ब्राह्मणों द्वारा जो गैर द्विज जातियों पर प्रतिबंध लगाए गए थे उनसे केवल वैदिक मंत्रोच्चारण पर ही पाबंदी लगी थी। ठीक है, इस प्रकार निम्न जाति के लोग भी ब्राह्मणों के आचार विचार को सरलता से अपना सके। ठीक है, इस कारण संस्कृतिकरण और भी व्यवहारिक बन गया। श्रीनिवास के अनुसार संसदीय प्रजातंत्र की राजनीतिक संस्था ने भी संस्कृतिकरण की वृद्धि को प्रोत्साहन दिया है तथा केंद्र करण की मध्य निषेध की सांस्कृतिक नीति एवं कार्यक्रम दी। ठीक है,
तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तीसरा है हमारा, पश्चिमीकरण का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, डॉक्टर M.N. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण के संदर्भ में लिखा है कि मैंने पश्चिमीकरण शब्द को ब्रिटिश राज्य के 150 वर्ष के शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज की संस्कृति में उत्पन्न हुए परिवर्तनों के लिए प्रयोग किया है, और यह शब्द विभिन्न स्तरों जैसे प्रौद्योगिकी, संस्थाओं, विचारधाराओं, मूल्य आदि के घटित होने वाले परिवर्तनों का उद्योग है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में शासन व्यवस्था के कायम हो जाने के उपरांत से ही हमारा संपर्क पश्चिमी संस्कृति से स्थापित हुआ, और यह दिन प्रतिदिन घनिष्ठ होता गया। अंग्रेज शासक वर्ग के थे, और उनका उद्देश्य भारतीयों को भी अपने संस्कृति मायाजाल में फंसाना था। ठीक है, अतः हमारे लिए स्वयं को उनकी संस्कृति के प्रयासों से विमुक्त रखना संभव नहीं हुआ। साथ ही उस पश्चिमी संस्कृति के कुछ अच्छाइयाँ अनेक आधुनिक व प्रगतिशील तत्व एवं असंख्य प्रलोभन, असंख्य मतलब कई अमूल्य चीज़ों जैसे प्रलोभनों भी दिए गए। साथ ही अंग्रेज़ों का दबाव व प्रभाव भी हमारे ऊपर था। ठीक है, अतः हमने उनकी संस्कृति को अपनाया। जाति एवं प्रथा, संयुक्त परिवार, विवाह, धर्म, कला, प्रथा, परंपरा, साहित्य, संगीत, विचार, आदर्श, लक्ष्य तथा मूल्य सभी पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित हुए। ठीक है, परिवर्तन की इस प्रक्रिया को ही पश्चिमीकरण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा पश्चिमीकरण किसे कहते हैं। अब चौथा देखते हैं क्या है हमारा, क्या है, पश्चिमीकरण की कोई दो आधारभूत विशेषताएं बताना है। यानी जो पश्चिमीकरण हुआ था उस समय के बाद जो भी विशेषताएं थी, दो मुख्य बतानी है। ठीक है, पहला क्या है, चेतन अचेतन प्रक्रिया। ठीक है, अब कहते किसे हैं ये, पश्चिमीकरण की प्रक्रिया द्वारा भारत में सामाजिक परिवर्तन केवल सचेत रूप से ही हुआ है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। अंग्रेजों द्वारा लाए गए अनेक पश्चिमी संस्कृति तत्वों को हमने अनायास ही कब ग्रहण कर लिया, यह शायद हमें भी मालूम नहीं है। वे तो अचेत रूप से भारतीय जनजीवन में समा गए हैं और परिवर्तन को घटित किया। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है, कई चीज़ें ऐसी थीं जो हम लोगों के जीवन में आ गई और उसे प्रयोग में लाते लाते वो कब हमारे उन लोगों की आदत बन गई, वो उनको खुद नहीं पता। दूसरा क्या था, अंग्रेजों द्वारा लाई गई पश्चिमी संस्कृति। देखते हैं उसके बाद क्या था, पश्चिमीकरण के अंतर्गत उन तत्वों का समावेश होता है जिन्हें कि अंग्रेज शासन अपने साथ लाए थे और जिन्हें इस देश में प्रचलित किया। उदाहरण के लिए देखते हैं, ईसाई धर्म की उत्पत्ति एशिया में हुई, दशमलव पद्धति भारतवर्ष में उत्पन्न हुई और अरब होते हुए यूरोप पहुंची। ठीक है, बारूद, छापाखाना और कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ। सब पश्चात संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग हैं, किंतु ये पश्चिम की उपज नहीं है। फिर भी इन्हें भारतीय समाज में लोकप्रिय बनने का श्रेय अंग्रेज़ों को ही है। ठीक है, उसी प्रकार पश्चिमी देश शब्द से जिन अनेक देशों का, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली आदि का बोध होता है, उससे स्वयं आपस में भारी संस्कृति अंतर हैं। ठीक है, यानी इन सभी देशों में खुद अलग अलग अंतरें हैं,
आपस में। भारतवर्ष में सामाजिक परिवर्तन के एक कारक के रूप में पश्चिमीकरण की जो प्रक्रिया क्रियाशील है वह स्वयं में पाश्चात्य संस्कृति के उस स्वरूप का प्रभाव है जिसे अंग्रेज शासन ने अपने साथ लाए और भारतवासियों को उससे परिचित कराया। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। पांचवा क्वेश्चन हमारा पश्चिमीकरण के कोई दो परिणाम बताने हैं। क्या परिणाम उसके निकले थे? पहला क्या है, तो पहला देखते हैं मूल्यों में परिवर्तन। ठीक है, पश्चिमीकरण के फलस्वरूप जहां एक ओर समाजवादी, ये मिसप्रिंट हो गया है 16 कहीं से, समाजवादी मूल्यों को बढ़ावा मिला है, वहां दूसरी ओर समानता, लोकतंत्र व लौकिकवाद से संबंधित मूल्यों का भी महत्व बढ़ाया गया है। कानून के सामने सब समान है, यह वास्तव में सामाजिक मूल्य पश्चिमीकरण की ही देन है। सती प्रथा व बाल विवाह के विपरीत तथा अंतरजातीय विवाह, प्रेम विवाह, विधवा पुनर्विवाह के अनुकूलन मूल्यों का भी विकास पश्चिमीकरण के परिणाम स्वरूप ही हुआ है। ठीक है, यानी क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं? सती प्रथा, ये सब चीज़ें जो चलती थी, बाल विवाह, ये सब उसके बाद ही परिवर्तन हुआ उस सब चीज़ों का। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सबको है। धर्म तथा जाति के आधार पर भेदभाव या छुआछूत की भावना अर्थहीन स्त्रियों को दासी समझना एवं सामाजिक अन्याय है। ठीक है, तथा भाग्यवादी बनने रहना अपने ही साथ धोखा करना है। ठीक है, आदि अनेक परिवर्तन सामाजिक मूल्यों का विकास पश्चिमीकरण का ही फल है। दूसरा देखते हैं क्या है। दूसरा क्या है, हिंदू धर्म की पुनः व्याख्या। ठीक है, क्या हुआ था? पश्चिमी आदेशों, सिद्धांतों व मूल्यों से प्रेरणा पाकर ब्राह्मण समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि धार्मिक संस्थाओं का जन्म हुआ, वह विकास हुआ। ठीक है, जिन्होंने हिंदू धर्म की फिर से व्याख्या की और इसमें उत्पन्न गंदगी को दूर करने का इन्होंने क्या किया, काम किया, कदम उठाया। इस कार्य से राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद, महात्मा गांधी आदि ने उल्लेखित उत्पन्न किए। ठीक है, इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप धार्मिक आडंबर, जाति पाति का भेदभाव, छुआछूत भी भावना आदि को भी लोग बुरा समझने लगे। ठीक है, छठवां क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। छठवां क्वेश्चन हमारा आधुनिकीकरण क्या है, देखते हैं। एक बहुआयवादी प्रक्रिया है। ठीक है, इस समाज समूह एक व्यक्ति के स्तर पर समझा जा सकता है। ठीक है, इसको आर्थिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक आधुनिकीकरण, सामाजिक, शैक्षिक, सैनिक, पुलिस, प्रशासनिक आदि कई रूपों में समझा जा सकता है। ठीक है, आधुनिकीकरण समकालीन दृश्य की सबसे प्रभावशाली विशेषता है क्योंकि अधिकांश देश इसकी पकड़ में हैं। विभिन्न देशों आधुनिकीकरण की विशेषताएं और प्रक्रियाएं कुछ अंधों के सामान्य और कुछ अर्थों में भिन्न हैं। ठीक है, आधुनिकीकरण कोई दर्शन या आंदोलन नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया है जिसे प्रारंभ से अर्थव्यवस्था में परिवर्तन एवं सामाजिक मूल्यों और प्रथाओं पर इसके प्रभाव के संदर्भ में प्रयुक्त किया जा सकता था। ठीक है, आजकल इस शब्द को बृहद अर्थ प्राप्त है क्योंकि इसे एक ऐसा सामाजिक परिवर्तन माना जाता है जिसे विज्ञान व तकनीकी के तत्व सम्मिलित हैं। ठीक है,
7वां क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिकीकरण के प्रभाव से समाज में क्या परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, पहला क्या है, देश के आर्थिक विकास की वृद्धि होती है जिससे आत्मनिर्भरता आती है। दूसरा, उद्योग धंधे आदि विकसित एवं कुशल होते हैं। तीसरा, प्रारंभिक धंधों में लगे व्यक्तियों की संख्या कम हो जाती है जबकि द्वितीयक एवं तृतीयक में लोगों की संख्या बढ़ जाती है। चौथा क्या है, पुराने कृषि यंत्रों एवं विधियों के सामान पर ट्रैक्टरों एवं रासायनिक उपकरणों का प्रयोग बढ़ जाता है। ठीक है, पांचवा क्या है, यातायात एवं संचार की नई विधियों द्वारा भौगोलिक दूरियां कम हो जाती हैं। ठीक है, यानी यातायात साधनों के माध्यम से हम लोग दूर की दूरी भी जल्दी से जल्दी तय कर सकते हैं, यानी कम समय में। ठीक है, छठवां क्या है, वंशानुगत नेतृत्व का स्थान चुनाव द्वारा नेतृत्व ले लेना। ठीक है, सातवां क्या है, वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्रा व्यवस्था प्रचलित हो जाती है। आठवां क्या है, प्रदंत स्थित अर्जित स्थिति में जन्म लेती है। नौवां, समानता धीरे धीरे संस्कृतिकरण का स्थान ले लेती है। 10वां, नगरीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाती है, यानी जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वो नगरीकरण में यानी शहर के रूप में चेंज होने लगते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा, आधुनिकीकरण के सूचक क्या हैं, व्याख्या कीजिए। ठीक है, 8वां देखते हैं हमारा क्या था, ये आंसर देखते हैं। डेनियल अनर ने अपनी पुस्तक द पासिंग ऑफ अ ट्रेडिशनल सोसाइटी मोनेटाइजिंग द मिडिल ईस्ट में आधुनिकीकरण का पश्चिमी मॉडल स्वीकार किया है। ये आधुनिकीकरण में निहित निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख करते हैं। ठीक है, क्या क्या है, बढ़ाया हुआ नगरीकरण। दूसरा, बढ़ी हुई साक्षरता। तीसरा, बढ़ी हुई साक्षरता विभिन्न साधनों में। ठीक है, किसमें किसमें, जैसे पुस्तकों रेडियो आदि के प्रयोग, पत्रों है ये सबसे पहले। ठीक है, पत्रों पुस्तकों रेडियो आदि के प्रयोग द्वारा शिक्षित लोगों के अर्थपूर्ण विचार विनिमय में समाचार सहभागिता को बढ़ाती है। आगे देखते हैं, चौथा क्या है, इन सभी से मनुष्य की क्षमता में वृद्धि होती है, राष्ट्र का आर्थिक लाभ होता है जो प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में योगदान देता है। ठीक है, राजनीतिक जीवन की विशेषताओं को उत्पन्न करने में सहायक देता है। ठीक है, आर्डनस्टैंड ने अपनी पुस्तक मोनेटाइजेशन प्रोस्टेट एंड चेंज में निम्नलिखित क्षेत्रों में आधुनिकीकरण की निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया है। पहला क्या है, आर्थिक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उच्च स्तर। दूसरा, राजनीतिक क्षेत्र में समूह में शक्ति का प्रसार तथा सभी वयस्कों का शक्ति प्रदान करना। ठीक है, एवं संचार के साधनों द्वारा प्रजातंत्र में भाग लेना। तीसरा, संस्कृति क्षेत्र में विभिन्न समाजों के साथ अनुकूलन की क्षमता में वृद्धि तथा दूसरे लोगों की परिस्थितियों के प्रति परानुभूति में वृद्धि। चौथा क्या है, संचार के क्षेत्र में सभी संगठनों के आकार का बढ़ाना। ठीक है, उसमें जटिलता एवं विभेदीकरण की दृष्टि से वृद्धि। पांचवा क्या है, पारिस्थितिकीय क्षेत्र में नगरीकरण की वृद्धि। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग कल मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।
धन्यवाद। एक बार ज़रूर से आप लोग, जो भी लोग नए होंगे हमारे चैनल पे, एक बार ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और एक बार कमेंट ज़रूर से कर देंगे वीडियो में जो भी दिक्कत हुई हो। ठीक है, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।